Good morning, everybody. I'm Philip Ashok Solomon, Ashok Kumar Dubey. My dear guys, it's 17 मई। जैसा कि मैं पता है कि आज चौथा लॉकडाउन सरकार की घोषणा पत्र में आने वाली है। आज चौथी लॉकडाउन के लिए सरकार आज कुछ बोलेगी, घोषणा करेगी। जिस तरह से हम लोग का एक एक्टिवनेस लॉकडाउन से पहले हमारी क्लास की चल रही थी, या कहीं न कहीं कुछ हम कह सकते हैं, कहीं न कहीं इस पर ज़रूर प्रभाव नेगेटिव पड़ा है। अपने आप में एक पैसिवनेस आ जाना, एक लेजीनेस आ जाना। समटाइम्स अदर वाट एवर वी आर स्टडिंग, आफ्टर रीडिंग more and more we are getting confusion, because there is also problem of comprehension, there is also problem of remembrance something। तो इस तरह की समस्याएं लोगों को आ रही है जो हमें बताया जा रहा है। तो फॉर दिस आज मैं फॉर योर प्रिपेरेशंस, बिकॉज योर एग्जामिनेशन इन योर हैंड, इसी एपिसोड को लेकर लाते हुए मैं आज का जो एपिसोड लाया हूँ एक करंट अफेयर से है, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और इस डिफरेंट के आधार पर भी आज जो मैं आपके सामने भी जो एपिसोड दूंगा, दिस विल बी ऑन द बेस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इट मीन टू से दिस एपिसोड विल बी कंप्लीटली डिस्कस्ड बाइलिंगुअली, हिंदी एंड इंग्लिश, so that you can learn, so that you can prepare your note, which language you will like most, you can go through that। okay, तो इस आधार पे आज हम एक इंटरनेशनल रिपोर्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020। तो जैसा कि अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 आ चुका है, और जितनी भी करंट अफेयर्स, जैसा कि हमें पता है कि जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम्स में बैकबोन यदि वो है तो हमारा करंट अफेयर्स है। ठीक है, और इस आधार पे हमें कुछ जाना होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू नो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो 2020 है, ये है क्या। तो माय डियर गाइज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट, जो रिसोर्स असेसमेंट है, इसको हम GFRA भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो GFRA 2020 है, इट इज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना की है, इसकी जो पब्लिश की जाती है, रिलीज की जाती है, वह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग FAO के नाम से जानते हैं, के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि सर FAO है क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज मेनली established in the world to lead international efforts to defeat hunger, starvation and improve nutrition and food security। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी, इसका स्थापना करने के पीछे यही रीजन था कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास होते हैं उसको ये नेतृत्व करेगा, और जिसके तहत जो हमारे पास स्टारवेशन यानी जो भूखा, हंगर, ठीक है, इस तरह की जो समस्याएं होती है, जो हम कह सकते हैं या एक ह्यूमन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एक समस्या हो जाती है, इस समस्या को कैसे निपटाया जाए, और इसमें जो समस्या है उसको कैसे हटाया जाए, और न्यूट्रिशन की जो वैल्यू होती है, बैलेंस डाइट की जो इम्प्रूवमेंट होती है, फूड सिक्योरिटी की जो इम्प्रूवमेंट होती है, ये सारे चीज़ों को कैसे स्थापित किया जाए, दिस वाज मेन मोटो बिहाइंड इट दैट FAO वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, FAO की स्थापना जो हुआ था 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, रोम जो इटली में है, यानी इटली के रोम में 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। और जैसा हमें पता है कि हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इसलिए बात करें कि कोविड-19 में अभी जो है सबसे बड़ी यदि समस्या विश्व के सामने यदि है तो वह हमारा फूड सिक्योरिटी के लेकर के। ठीक है, जिसके कारण ही ग्लोबल जो हमारे पास आया है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020, इसके कारण है कि यह कोविड-19 जो पेंडेमिक, जो एक बहुत बड़ी महामारी विश्व के सामने खड़ी है, और जो फूड सिक्योरिटी या कह सकते हैं खाद्य पदार्थ की जो स्कार्सिटी लोगों के सामने है, ये सारे चीज़ों को रखने के लिए, चुनौतियों से निपटाने के लिए सरकार ने इसके ये लाई है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वह कुंग डोंगयू हैं, क्यू डोंगयू। ठीक है, कू डोंगयू अभी जो है डायरेक्टर जनरल हैं। अब हम बात करते हैं कि जो FRA है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड रिसोर्स असेसमेंट 2020। ठीक है, तो FRA हैज
examined the status and the trends more than 60 forest related variables in 236 countries and territories in the period 1990 to 2020. Is it okay? यानी 1990 से लेकर के 2020 तक के विश्व के लगभग 236 देश तथा उसके टेरिटरीज में इन्होंने एक कह सकते हैं एग्जामिन किया है, एक जांच किया है, ठीक है, जिसमें लगभग फॉरेस्ट से रिलेटेड जो इसकी वेरिएबल्स हैं वह 60 फॉरेस्ट वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इसका मुख्य पॉइंट क्या हुआ, इसकी मुख्य पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जो हमारे रिपोर्ट आए, इस रिपोर्ट के आधार पर कि फॉरेस्ट एरिया हैज डिक्लाइंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इन द पास्ट 3 डिकेड, यानी पिछले 3 दशक की यदि हम बात करते हैं तो पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया डिक्लाइन हुआ है, यानी सबसे ज्यादा कम हुआ है दुनिया में, ठीक है। तो जिसके कारण समस्या हो सकती है। समस्या क्या है कि द वर्ल्ड लॉस्ट 178 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट सिंस 1990 एन एरिया इन द साइज ऑफ लीबिया, ठीक है। यानी सोचने वाली बात है कि 1990 से लेकर के 2020 ईस्वी तक विश्व में लगभग, यानी ये जो पूरे 3 दशक जो हुए, पूरे 3 दशक में सबसे ज्यादा हमारा फॉरेस्ट एरिया का डिक्लाइन हुआ है। ये क्यों हुआ होगा? या तो इसके पीछे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हुए होंगे, नेचुरल क्लैमिटीज हुए होंगे, या कह सकते हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन चलाया जा रहा है, जिस तरह से अर्बनाइजेशन की गतिविधि चल रही है, एग्रीकल्चर के फील्ड की ओर हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या हुआ कि जो हमारे पास फॉरेस्टेशन थी, जो हमारे पास नेचुरल फॉरेस्ट थे, वे सारे को क्या किया गया, कहीं न कहीं उनको भ्रष्ट किए गए, कहीं कहीं उसको नष्ट कर दिए गए, ठीक है। और नष्ट करके या तो वहाँ पर शहर बसा दिए जा रहे हैं, या तो वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के आपका सब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी चुनौतियां विश्व के सामने आ चुकी है, ठीक है। और सोचने वाली बात है कि 1990 से 2020 ईस्वी तक सोचिए कि वर्ल्ड का मतलब पूरे दुनिया में 178 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जो हमारे पास फॉरेस्ट था वह लगभग समाप्त हो गया। 178 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर, पॉइंट मस्ट बी नोटेड, एग्जाम में आपको आएगी। तो 178 हमारे मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जो जंगल थी वह समाप्त हो गए, ठीक है। और जो लगभग लीबिया के जो क्षेत्रफल है, लीबिया के क्षेत्रफल के बराबर हम कह सकते हैं कि 3 दशक में हमारा जंगल का हम कह सकते हैं कटाच हो चुका है, उसका बर्बाद हो चुका है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो डेटा में आया है, सर्वे में आया है, वो डेटा क्या है, द रेट ऑफ द फॉरेस्ट लॉस, जिस तरह से जंगल की कटाई, जिस तरह से जंगल का ह्रास हो रहा है, हैज ऑल्सो डिक्लाइंड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो इसके पीछे एक और बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, ठीक है, उनकी ग्रोथ में भी ये एक बहुत बड़ी कमियां ला चुका है, ठीक है। जैसा कि द रेट ऑफ, हम यदि बात करते हैं द रेट ऑफ फॉरेस्ट लॉस इन 2015 टू 2020, यानी 2015 से 2020 के बीच में यदि देखा जाए तो जंगल की जो दर थी, जंगलों की जो ग्रोथ रेट थी, वो किस तरह से समाप्त हुआ है, किस तरह से वो डिक्लाइन हुआ टू एन एस्टिमेट 10 मिलियन हेक्टेयर्स। लगभग 2015 से 2020 के बीच में जंगलों की बर्बादी या जंगलों की कमी जो हमारे विश्व में हुआ है लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर पे हुआ, ठीक है, जो डाउन फ्रॉम 12 मिलियन हेक्टेयर्स इन 2010 टू 15, जो 2010 से 15 के बीच में जो 12 मिलियन हेक्टेयर्स थे उससे डाउन हो गया। इज इट ओके? तीसरे सबसे बड़ी जो समस्या है वह तीसरी समस्या क्या है कि द एरिया ऑफ नेचुरली रीजेनरेटिंग फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड डिक्रीज सिंस 1990 से अभी तक लगातार हम कह सकते हैं कि विश्व के पास जंगल को कैसे रीजेनरेट किया जाए यह समस्या बहुत बड़ा सामने उधर के आ चुकी है, जिसके कारण जो हमारा नेचुरल रीजेनरेटिंग ऑफ द एरिया ऑफ द जो फॉरेस्ट होता है वह कहीं न कहीं लगातार वो डिक्लाइन होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि बट द एरियाज ऑफ द प्लांट फॉरेस्ट, यानी जहां पर जंगलों को लगाया भी जा रहा है, ठीक है, यह लगभग 123 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में एक इंक्रीज हुआ है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आती है। एक कैसे हुआ, जैसे आजकल लोगों में एक कह सकते हैं कि विचार हो जाता है, भले वो जंगल झाड़ी को समाप्त कर देते हो, लेकिन प्लांटेशन लगाने का एक जो है ना लोगों में आप कह सकते हैं एक फॉन्ड ऑफ हो चुका है, शौकीन लोग हो गए कि हम गार्डनिंग करेंगे, ठीक है। तो अपने आंगन में कह सकते हैं, या अपने
कह सकते हैं कि आसपास जो उनके थोड़ा सा जो उनके एरिया होता है उसमें वो प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, तो इस प्लांटेशन के आधार पर विश्व के सामने जो है लगभग 123 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में प्लांट फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा समस्या हुआ 1990 से अभी तक सबसे ज्यादा जंगल की कटाई या जंगलों का नष्ट किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट पोजीशन क्या क्या है। ठीक है, तो अफ्रीका, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि इंग्लिश वाले भी समझिएगा, हिंदी हम ट्रांसलेट इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अफ्रीका हैड द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस। तो दुनिया में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा यदि जंगल की कटाई और जंगल का लॉस यदि हुआ है तो हमारा अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, इन 2010 टू 2020 एट 3.9 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर। तो हमारा अफ्रीका में 2010 से लेकर के 2020 तक 3.9 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो था या फॉरेस्ट जो था उसको समाप्त कर दिया गया, उसको डिक्लाइन कर दिया गया। उसके बाद हमारा अमेरिका का स्थान आता है। ठीक है, अमेरिका में 2.6 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स के जो फॉरेस्ट थे उसको भी डिक्लाइन कर दिया गया। इज इट ओके? तो वहाँ पॉइंट याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा यदि जंगल की बर्बादी हुई है तो कहाँ हुआ है? अफ्रीका में। कितना हुआ है? तो 3.9 मिलियंस हेक्टेयर। उसके बाद स्थान आता है अफ्रीका के बाद अमेरिका का, वहां पर 2.6 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जो जमीन है या वहां की जो जंगल हैं उनको नष्ट कर दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स। ये तो हमने देखा कि लॉस हुआ, अब गेन किसका हुआ? तो यदि हम ऑन द अदर साइड देखते हैं, ठीक है, तो ऑन द अदर साइड एशिया हैड द हाईएस्ट नेट गेन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन 2010 टू 2020 फॉलोड बाय ओशियानी एंड यूरोप। तो याद रखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा यदि पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है तो एशिया जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को गेन किया है। ठीक है, हाईएस्ट कह सकते हैं, और उसके बाद ओशियानिक आता है तथा यूरोप का भी स्थान आता है। इज इट ओके? अब हम लोग थोड़ी इसकी साथ साथ कुछ जियोग्राफिकल हमारे पास एक्सटेंट भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे जियोग्राफिकल एक्सटेंट से भी पूछता है क्वेश्चन। तो यदि हम जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करते हैं तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट में क्या होता है, जो नंबर फर्स्ट पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड्स टोटल फॉरेस्ट एरिया वाज 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स। सोचने वाली बात है, यानी विश्व की यदि हम पूरी क्षेत्र की बात करते हैं, फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, तो विश्व की टोटल एरिया जो फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है वह 4.06 मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स आता है। ठीक है, जो विच वाज 31% ऑफ द टोटल लैंड। जो विश्व के पूरे धरती का, विश्व के पूरी भूमि का लगभग 31% जो हमारा जमीन हो जाता है वह हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो देखिए पॉइंट आप कैसे याद करेंगे, एक बार इंग्लिश हिंदी बोलता हूँ। द वर्ल्ड्स टोटल फॉरेस्ट एरिया वाज 4.06 बिलियन हेक्टेयर विच वाज 31% ऑफ द टोटल लैंड। यानी दुनिया का 31% जो लैंड है जिसका क्षेत्रफल हमारा 4.06 बिलियन हेक्टेयर होता है, उसमें टोटल हमारा क्या था? जंगल था। ठीक है, एंड दिस एरिया वाज इक्विवेलेंट टू 0.52 हेक्टेयर्स, ओके, हेक्टेयर्स पर पर्सन, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व की जो आबादी है, ठीक है, विश्व की आबादी का यदि हम पर व्यक्ति देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर तो पर पर्सन जो था 0.52 हेक्टेयर प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या होती है कि द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फॉरेस्ट वर ट्रॉपिकल। तो विश्व की जो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो जंगल है, ठीक है, वह हमारा ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है। यानी 45% जो हमारा एरिया होता है वह ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है। ठीक है, वो फॉलोड बाय, जैसे आप कॉर्क कह सकते हैं, बोरियल कह सकते हैं, टेम्परेट कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रॉपिकल का एरिया अकेले जो होता है, ट्रॉपिकल जंगली एरिया आप कह सकते हैं, में हमारा 45% जो लैंड है विश्व का वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ये टोके। अब हम चलते हैं, इससे भी ज्यादा कुछ पॉइंट मिल जाए तो जैसे आप कह सकते हैं कि मोर देन 54% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, दुनिया के 54% से भी ज्यादा, ठीक है, वर्ल्ड्स फॉरेस्ट जो है वर इन ओनली 5 कंट्रीज। तो दुनिया के 5 ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर 54% से भी ज्यादा दुनिया का
फॉरेस्ट पाया जाता है उनमें सबसे पहला पोजीशन हमारा रसिया का आता है, रसिया फेडरेशन का आता है, दूसरा हमारा ब्राजील का आता है, तीसरा हमारा कनाडा का आता है, चौथा हमारा यूएसए का आता है और पांचवा हमारा चाइना को आता है। ठीक है, तो ऐसे 5 कंट्रीज हैं जहां पर विश्व की फॉरेस्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया का लगभग 54% से भी अधिक क्षेत्र जो है ये सभी अपने आप में इसका यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब होती है कि यदि हम इसमें परसेंटेज की बात करते हैं तो द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द प्लांटेशन, क्योंकि अभी हमने बताया था कि प्लांटेशन की जो रख रखाव कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था। ठीक है, तो इस आधार पे यदि देखा जाए तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द जो प्लांटेशन है फॉरेस्ट वर इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन फॉरेस्ट का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ठीक है, विच इज़ द लोवेस्ट इन द यूरोप। लेकिन सबसे कम यदि क्षेत्र की बात करते हैं प्लांटेशन की तो सबसे कम प्लांटेशन हमारा यूरोप में लगाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अब भारत में पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो सबसे पहले एक चीज पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि भारत में जो पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर है इसको पब्लिश कौन करती है, ठीक है, या इसकी मेजरमेंट कौन करती है। तो माय डियर गाइस एंड लर्नर्स, that per capita forest cover in India is measured by Forest Survey of India since 1987। तो भारत में पर कैपिटा फॉरेस्ट जो हमारा कवर होता है इसकी मेजरमेंट जो करती है वह करती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1987 से लगातार अभी तक ये भारत में पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर मेजरमेंट करते आ रही है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम यदि बात करते हैं तो बिसाइड्स सेवरल डिस्पेरिटीज and terms of per capita availability of forest area in India। तो भारत में हमें जैसा कि पता है कि भारत में विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस विभिन्नताओं के आधार पर यदि देखा जाए तो उस आधार पर जो हमारे पास पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर जो एरिया है अवेलेबल, ठीक है, वह सबसे ज़्यादा 4.88 किलोमीटर, पॉइंट मस्ट बी नोटेड, 4.88 किलोमीटर जो है सबसे ज़्यादा हमारा पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर जो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और यदि हम सबसे कम की बात करते हैं, द लोवेस्ट पोजीशन की बात करते हैं, पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करते हैं, तो वह हमारा 0.01 किलोमीटर जो होता है वह हमारा बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 5-6 ऐसे राज्य हैं जहां पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे कम है, 0.01 किलोमीटर, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब एक पॉइंट आपसे क्वेश्चन में इस और पूछ सकता है कि यदि हम टोटल फॉरेस्ट इन इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल फॉरेस्ट हम 2019 के डाटा के आधार पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया यदि हम बात करते हैं किससे, हमारा जो टोटल एरिया विच इज कवर्ड बाय ट्रीज प्लांटेशन, तो ट्री पौधों से कितना वो हमारा अभी भी कह सकते हैं कवर्ड एरिया है। तो आप याद रखिएगा 8,02,088 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8,02,000, ठीक है, 8,02,088 किलोमीटर स्क्वायर जो सरकारी डेटा में बता रहा हूँ। ठीक है, किलोमीटर के स्क्वायर जो हमारा भारत का लगभग 24.39%, यानी कह सकते हैं 24.39% हमारे भारत का जो क्षेत्रफल मतलब पूरा जो एरिया है का भाग जो है हमारा वो ट्री कवर्ड एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और डेटा बता देता हूं जो आपको अभी और एक नया आया है। ठीक है, उस चीज़ों को हम चर्चा कर दूं तो देखेंगे एक और हमारा वर्ल्ड में आया है एक हमारा रिपोर्ट जिसको नाम है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म है, इसके लिए बहुत लंबा समय देना हो। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 है इसको पब्लिश कौन करती है, तो जो इसको पब्लिश हमारा WHO के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसको अभी बहुत जल्द ही रिलीज किया है जिसको नाम है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। ठीक है, और इसमें प्रेडिक्ट किया गया है कि इंडिया जो है अपना ग्लोबल न्यूट्रिशन जो टारगेट 2025 इसको दिया गया था यह कहीं न कहीं प्राप्त करने में असमर्थ हो चुका है। ठीक है,
इसकी आप बैकग्राउंड बात करेंगे तो सबसे पहले 2012 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आइडेंटिफाइड किया था 6 न्यूट्रिशन टारगेट्स को, ठीक है, फॉर मैटरनल, इन्फेंट और जो यंग चिल्ड्रन का जो न्यूट्रिशनल होता है, ठीक है, इसको 2025 तक सभी को एक सही वे में, एक सही मात्रा में उपलब्ध कर देने के लिए सबसे पहले WHO का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो था ये चीज़ों को 6 पार्टों को यानी 6 न्यूट्रिशनल टारगेट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। और उसमें कहा गया था क्या, 6 को आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर पहला जो था रिड्यूस स्टंटिंग बाई 40% इन सिटीजन्स अंडर 5, यानी जो बच्चा का उम्र 5 साल से कम है उसमें 40%, ठीक है, स्टंटिंग को 40% इन चिल्ड्रन, बच्चों में स्टंटिंग को रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है। दूसरा था रिड्यूस प्रीवेलेंस ऑफ एनीमिया बाय 50% ऑफ अमंग वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 19 to 49 ईयर्स, 19 से 49 साल के बीच वैसी महिलाएं जिनकी 19 से 49 साल का उम्र हो रहा है, वैसे महिलाएं में लगभग 50% जो एनीमिया का शिकायत है, एनीमिया मतलब ब्लड की जो समस्याएं हो रही है, ठीक है, इसको रिड्यूस करना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती दिया गया था, ठीक है। तीसरा था कि इंश्योर 30% रिडक्शन इन लो बर्थ वेट, बच्चा जो जन्म ले लेती थी वो बच्चे को वेट जो था वो कहीं ना कहीं लो होता था, ठीक है। तो जो एक कह सकते हैं हेल्दी बच्चा जो होनी चाहिए, उनकी जो वेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी, तो उसमें सरकार लाया कि ये 30% इसमें कम से कम रिड्यूस करना होगा 2025 तक, ठीक है। फिर था इंश्योर नो इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओवरवेट, किसी भी बच्चा में जन्म के टाइम में ओवरवेट नहीं होना चाहिए, 2025 तक आपको प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। फिर था इंक्रीज द रोल ऑफ इंक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 months अप टू एट लीस्ट 50%, यानी माँ का ही दूध, ठीक है, माँ का जिसको हम लोग स्तनपान बोलते हैं, ठीक है, तो स्तनपान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो जिससे कि कम से कम 50% बच्चे को फर्स्ट 6 month तक अपनी माँ का ही दूध प्राप्त हो सके, ठीक है। और लास्ट जो था वो था रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग टू लेस देन 5%, यानी 5% से कम 5% जो बच्चे को जन्म के टाइम में या मेंटेन करने में उनकी बचपना जो उनकी नष्ट हो जाती है, वो जो बर्बाद हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है। यही हमारा जो टारगेट था भारत को दिया गया था, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट भी दिए गए थे, उस पॉइंट की जल्दी चर्चा करें तो ऐसा हम करते हैं कि इस पर हम आपको स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।